हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू विद पंकज पे। आज हम लोग ये महेश वर्णवाल का भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसमें देखिए अर्थव्यवस्था परिचय, आर्थिक समृद्धि विकास, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली, ये सब पूरा टॉपिक दिया हुआ है। बजट। तो हम लोग अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी का ये महेश वर्णवाल का बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। देख लीजिए, पहला है कि जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी किसी देश की अगर आर्थिक क्रिया का आप चर्चा कर रहे हैं या उसको परिभाषित कर रहे हैं तो वो अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ जी थे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहेगा तो एडम स्मिथ थे। फिर देखिए कि अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा में होता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। यानी छोटी, और छोटी यानी माइक्रो मतलब छोटा भी होता है, इसलिए छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। फिर और देखिए कि समष्टि जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो मेनार्ड किन्स को जाता है। फिर आगे देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानते हैं? तो विकासशील है इंडिया का अर्थव्यवस्था। अमेरिका का जो है वो सब विकसित में आता है, इंडिया का विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो ये कृषि की प्रधानता है और प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है और बढ़ती बेरोजगारी है इंडिया का। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलजुल के काम करता है। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। फिर देखिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना कौन दिया था, किसके विचार से प्रेरित है? तो मेनार्ड किन्स के विचार से प्रेरित है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात गतिविधियों का न होना, ये हो गया बंद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देख लीजिए, तो इसको तीन भाग में, पहला प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्टियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। तो पहला में आता है कृषि और कृषि से संबंध गतिविधि, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सब आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण आएगा, विनिर्माण आएगा, विद्युत गैस आएगा, जलपूर्ति आएगा। सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडारण, सामुदायिक सेवा, ये सब आता है सेवा क्षेत्र में। अब यहाँ से देख लीजिए, ये है कि मतलब 2011 से 19 के बीच में कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों में से किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर निरंतर बढ़ा है? तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, यानी तृतीयक वाला में। फिर अर्थव्यवस्था का उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थान को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो मतलब पंचम क्षेत्र में यह आता है। हाई लेवल का मतलब अगर स्तरीय निर्णय है उसको। फिर कह रहा है कि अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार कौन थे भारतीय मूल के? तो अमर्त्य सेन थे। अर्थशास्त्र का नोबेल जो प्राप्त किए थे अभिजीत बनर्जी, ये भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं। इनको 2019 में दिया गया है। और उनकी पत्नी भी थी एस्थर डुफ्लो, अमेरिकी मूल की, माइकल क्रेमर के साथ, मतलब सबको मिला के तीनों को दिया गया है। और संयुक्त रूप से इन लोग किए क्या थे? तो इन लोग संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था इनको। फिर आगे देखिए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है, तो इसी को हम लोग फिर डेवलप्ड इकोनॉमी कहेंगे, यानी विकसित अर्थव्यवस्था। फिर हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? तो एडम स्मिथ ने। लैसेज फेयर इसको बोलते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर है? तो ट्रस्टीशिप पर है, यानी न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहते हैं? तो मनमोहन सिंह को कहते हैं। टॉप 10 देख लीजिए अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका का सबसे ज़्यादा है जीडीपी, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जापान है, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद भारत है। यानी यूके से हम लोग आगे निकल गए हैं, पाँचवां स्थान में आ गए हैं। यहाँ देख लीजिए कि वे अर्थव्यवस्था जिनका विश्व में अन्य देशों से व्यापारिक संपर्क नहीं होता है, उसको मतलब बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। फिर आगे देखिए कि प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि होगा तो वो आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। यदि किसी पूंजी निर्माण देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आर्थिक समृद्धि हमेशा मतलब अनिवार्य है कि वो बढ़ेगा, अगर पूंजी निर्माण हो रहा है तो बढ़ेगा। फिर कह रहा है कि किसी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसको आप मानेंगे? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से पता चलता है। फिर आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस वर्ष सर्वाधिक सबसे ज़्यादा समृद्धि प्राप्त किया था? तो 2006 से 7 में 9.6%। फिर है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? तो पूंजी उत्पाद का पूंजी उत्पाद जो अनुपात है उसका अधिक होना। एडीबी आप जाने होंगे कि मतलब एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय
फिलीपींस मनीला में है। तो ये भारत का संवृद्धि दर कितना बताया है, 19 वाला, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 6.5%। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं और इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। आर्थिक विकास का मेन संकेतक क्या है, तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब कैसे पता चलेगा, तो मानवता पूंजी में वृद्धि होना, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन कैसे पता चलेगा। उदारीकरण, जो आर्थिक उदारीकरण का नीति लागू हुआ था, तो उसके बाद आर्थिक विकास दर कितना रहा था, तो 9.6% 2006 से 7 में। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि युद्ध हो गया था उस टाइम। फिर किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे ज़्यादा, तो 11वीं 7.8%। जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो आर्थिक विकास दर कहलाती है। यहाँ देख लीजिए कि जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया, मॉरिस डी मॉरिस ने किया था 1976 में। 1970 के आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि जो है वो किसने दिया है, तो कैसल ने, GR कैसल ने दिया है। पीपीपी इसको बोलते हैं, पीपीपी का फुल फॉर्म आगे दिया हुआ है, देखिए। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चाइना और अमेरिका के बाद भारत तीसरा स्थान का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, पीपीपी के आधार पर, यानी परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर। 2018 में पीपीपी के आधार पर विश्व जीडीपी में भारत की भागीदारी 7.74% रहा था। फिर मानव विकास का प्रतिवेदन जो है वो प्रत्येक प्रतिदर्श गांव से संबंधित से क्या जानकारी मतलब प्रदान करता है, यानी HDI जो आता है भारतीय मानव विकास उसका, तो यह आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक यही सब दर्शाता है। फिर देखिए HDI जो 1990 में मतलब प्रस्तुत किया था, तो ये कौन किया था या कौन करता है, तो UNDP करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। HDI जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो महबूब उल हक द्वारा। HDI के 3 घटक हैं, तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये तीनों है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक जो है यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इसकी गणना हेतु आयु प्रत्याशा 85 साल और कम से कम 20 साल लिया जाता है। जीवन प्रत्याशा देखते हैं तो मतलब कम से कम 20 साल और अधिकतम 85 साल देखते हैं। आगे देखिए HDI का 2019 में प्रथम स्थान नॉर्वे का था। सतत आर्थिक विकास का भी मतलब क्या हो गया, तो मतलब वर्तमान पीढ़ी का विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, इसी को हम लोग सतत आर्थिक विकास कहेंगे। फिर देखिए HDI जो है 2019, ये भारत में 129वां स्थान है, भारत HDI में 129वां था 19 वाला में। वर्तमान डाटा आप देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय देखते हैं, तो किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है और ये उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है, याद रखिएगा। फिर राष्ट्रीय आय में होता क्या क्या है, तो घरेलू आय और प्लस विदेशों से जितना शुद्ध कारक आय प्राप्त हुआ है से, दोनों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय आएगा। फिर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, तो एक जन्मदाता कौन है, तो एक जन्मदाता हैं साइमन कुजनेट्स हैं। 1949 में फिर भारत सरकार को राष्ट्रीय आय समिति गठन बनाया था, तो उसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। फिर भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमा होने का कारण क्या है, तो इसका कारण है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पूंजी उत्पाद जो है अनुपात वो भी उच्च है। फिर भारत में पूछ रहा है कि कौन सा मतलब यहाँ थे ना, हाँ, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान, तो घरेलू क्षेत्र से ज़्यादा बचत हो रहा है, सेविंग। फिर देख लीजिए कि भारत में घरेलू क्षेत्र जो बचत है उसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो भौतिक परिसंपत्ति का है, फिजिकल एसेट्स का है। फिर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसका है, तो बिहार का है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी 1863 में किए थे और इनका एक पुस्तक भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और उस टाइम जो ये बताए थे राष्ट्रीय आय, तो ये 20 रुपया बताए थे प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति की आय, कब, 1863 में। फिर देखिए भारत में किस राज्य में मतलब प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा, गोवा में। फिर भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, इन दोनों को मिला दिया गया, यानी CSO को और NSSO को दोनों को मिला करके अब हम लोग कर दिए हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी केंद्रीय था जब राष्ट्रीय हो गया है, दोनों मिल गया तब, तो ये हो गया NSO, अब NSO तैयार करता है। फिर और आगे यहाँ देख लीजिए, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय आय से है। फिर और आगे देखिए यहाँ
कि मतलब MCA-21 मिशन मोड प्रोजेक्ट 21 केंद्रीय मंत्रालय शुरू किया है MCA-21। तो ये कंपनी मामले के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें राष्ट्रीय आय वाई से मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो इसमें पहले CIG-X में से फिर M घट जाता है। C मतलब हो गया कि आपका जो है वो उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्चा, उसमें से अगर निर्यात जो हम लोग जो खरीदे हैं और जो हम लोग बेचे हैं, निर्यात मतलब जो बेचे हैं और जो हम लोग खरीदे हैं दोनों को घटाइए, इन दोनों का अंतर इसमें जुड़ जाएगा। अब जैसे मान लिया 10 रुपये के सामान बेचे हैं तो यहाँ निर्यात में 10 और 8 रुपये का सामान खरीदे हैं तो 2 रुपये इसमें से प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से ई वाला जुटेगा इसमें। फिर सी मतलब हो गया कंजप्शन। देखिए सी मतलब कंजप्शन है, मतलब खर्च हो गया, उपभोग हो गया जो हम लोग खपत किए हैं। और फिर ये हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी सकल निवेश किए हैं जी। जी यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी जो खर्चा हुआ है। एक्सपोर्ट यानी निर्यात में से इंपोर्ट घट रहा है। अब यहाँ देखिए कि GDP के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो इंडिया ही है। फिर मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और अप्रत्यक्ष कर, इसके प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहेंगे, तो नॉमिनल GDP कहते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो सेवा क्षेत्र से। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर कितनी है, तो 30 से 40% है। आगे देखिए कि सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है, GNP क्या होता है, तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO ये 1950 में स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर, ये जो दोनों को मिला के किए थे ना, बनाए थे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, तो ये C रंगराजन समिति पर हुआ था। फिर GDP के आंकड़ा जो आधार वर्ष 2004-05 था उसको अब 2011-12 कर दिया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO जो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 माना है, अब इसको और बदल करके अब 17-18 कर दिए। अब यहाँ देख लीजिए कि PC महालनोबिस के जन्मदिन पर 29 जून को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे। अब आर्थिक नियोजन देखेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसमें देखिए आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समय अवधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम और नीति का भी निर्धारण करता है। इसी को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि कौन तैयार किया था, तो विश्वेश्वरैया ने किया था। कब, तो 1934 में जाके किया था। आगे देखिए 1944 में गांधीवादी योजना किसने दिया है, तो श्री मन्ना रायन ने दिया है, मन्ना रायन अग्रवाल पूरा नाम। फिर विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो व्यक्तिगत और राज्य दोनों के हितों का ये प्रदान करता है सुरक्षा। राष्ट्रीय योजना समिति के गठन किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेशनल प्लानिंग कमेटी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा योजना समिति है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को। नियोजित विकास मॉडल भारत में कब आया लागू किया गया, 1 अप्रैल 1951 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है, तो हेरोल्ड डोमर पर। फिर अखिल भारतीय खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय में ही हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योग का मतलब प्राथमिकता था कृषि का विकास करना। देश में समाजवादी समाज की स्थापना की संकल्प, ये दूसरा पंचवर्षीय योजना का मतलब संकल्प था, समाजवादी समाज। फिर भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत दूसरा पंचवर्षीय योजना से हुआ है और इसके वास्तुकार दूसरा के थे कौन, PC महालनोबिस। अनवरत योजना जो चला था, रोलिंग प्लान, ये 1978 से 80 तक चला था। फिर तीसरा पंचवर्षीय योजना ये ऋणात्मक विकास हुआ था, इसमें युद्ध हो गया था तो ये घाटा में चल गया था। अब यहाँ देख लीजिए कि अनवरत योजना जो है इसके प्रतिपादन गुरनार मेडल किया है और गुरनार मेडल का एक पुस्तक है द एशियन ड्रामा, इसी में मतलब अनवरत योजना का प्रतिपादन भी किया है। अब भारत में लागू करने का श्रेय से जनता पार्टी की सरकार DT लाकड़ावाला को जाता है कि अनवरत योजना को लागू करवाया है, DT लाकड़ावाला, याद रखिएगा। वो तो खाली प्रतिपादन किया था, उसके पुस्तक में था अनवरत योजना, लेकिन लागू किया है जनता पार्टी के लाकड़ावाला ने। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। चौथा पंचवर्षीय योजना गॉडगिल के मॉडल पर था। आर्थिक नियोजन की युग का शुरुआत से भारत में सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का निरंतर हिस्सा कम होता रहा है, मतलब कृषि में अब हिस्सा धीरे धीरे कम रहा है। फिर देखिए किस पंचवर्षीय योजना के विकास में केंद्र उपागम अपनाया गया है, तो चौथा पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है। भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सबसे पहले किस में, तो चौथा पंचवर्षीय योजना में। निर्धारित अवधि से 1 साल पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है।
1 साल पहले ख़त्म हो गया था। गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया गया था। छठा पंचवर्षीय योजना कौन मॉडल पर था? तो आगत निर्गत मॉडल पर था। सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल किसमें? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और छठा में आपका क्या था? छठा में था कि आगत निर्गत मॉडल, और 7वां था सामाजिक न्याय एवं समानता के समृद्धि पर बल। 20 सूत्री कार्यक्रम कहेगा कब? तो 1975 में। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र विजन डॉक्यूमेंट जो जारी करता है और 7 वर्षीय रणनीति बनाता है। यानी नीति आयोग जो है 3 गो है राम, एगो 15 वर्ष वाला हो गया विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्ष वाला हो गया स्ट्रैटेजी यानी रणनीति, और 3 वर्ष जो है वो कार्य एजेंडा है, लागू करने का निर्णय लिया है। फिर आगे देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति था? संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का अपनाया गया था। संपूर्ण परिवार का अंगीकरण 7वां में IRDP। अब ये एक देख लीजिए कि भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में रखा गया है। यानी आर्थिक और सामाजिक नियोजन किस में है? तो समवर्ती सूची में है। अब हम लोग देखेंगे भारत के पंचवर्षीय योजना और उससे मतलब क्या उद्देश्य था वो भी देख लेंगे। तो देखिए पहला पंचवर्षीय योजना जो है इसका मतलब कृषि उत्पादन में वृद्धि था और उत्पादन आय धन का समान वितरण। अच्छा, पहला चला कब से कब? 1951 से 56 तक के चला था। फिर दूसरा 5-5 साल चलता था, तो दूसरा 56 से 61 हो जाएगा। आई औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, ये इंडस्ट्री के लिए आया था, भारी उद्योग का विकास के लिए था ये। तीसरा पंचवर्षीय योजना तो 61 से 66, ये खाद्यान्न के उत्पाद में आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था, असमानता में कमी लाना था तीसरा का, लेकिन ये फेल हो गया था। फिर 3 गो एकक वर्षीय योजना चला, साल वाला 66 से 69 तक के, यानी 67, 68, 69 ऐसे करके चला था। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। फिर ये 3 गो एकक साल खत्म हो गया, तब फिर चौथा पंचवर्षीय योजना आया जो 69 से 74 तक चला है। ये था कि विकास की प्रक्रिया को तेजी करना और सामाजिक समानता स्थापित करना और कीमत स्थिरता रखना, ये था चौथा में। अब पाँचवा पंचवर्षीय योजना ये 74 से 79 तक के था, लेकिन 1 साल पहले यही बंद हो गया था, 1 साल पहले बंद हुआ था। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए था पाँचवा, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्ग को मतलब स्तर उठाने के लिए, और गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता था इसमें। अब फिर एगो चला था 1 साल वाला योजना 79 से 80, याद रखिएगा वार्षिक योजना। फिर एगो बीच में चला है, अब छठा चलेगा तो अब 80 से 85 चलेगा। तो ये छठा था निर्धनता का उन्मूलन करना और असमानता में कमी लाना, आर्थिक संरचना का विकास करना। फिर देखिए अब फिर 7वां योजना तब 85 से 90 है, तो ये रोजगार के नया सृजित करना 7वां में, और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। फिर बीच में 7वां जब हो गया 90 में, तो 90 से 91 और 91 से 92 2 गो फिर एकक वर्षीय योजना चला है 90 से 92 तक के। फिर अब 8वां शुरू होगा तो ये 92 में शुरू होगा, 92 से 97। और 8वां योजना के लक्ष्य था कि शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी और आर्थिक संरचना को सुदृढ़ बनाएंगे। अब 9वां योजना तो 9वां 97 से 2002 तक चला था। ये कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, ये 9वां का मतलब उद्देश्य था। अब आ जाएगा 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक के। 10वां में था कि उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना, यह 10वां पंचवर्षीय योजना का हो गया। अब 11वां देखिए तो 11वां पंचवर्षीय योजना ये मतलब 7 से 12 तक चला था। बहुमुखी लक्ष्य जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता को कम करना भी शामिल था इसमें। शिक्षा की गुणवत्ता को मतलब स्वास्थ्य सेवा में भी सुधार करेंगे। फिर द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति बनाया था ये, उच्च कोटि के रोजगार सृजन करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा। और 12वां योजना ये 12 से 17 तक चला था। ये तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास 12वां में था। सकल घरेलू उत्पाद में 8% वृद्धि करेंगे। इस तरह से मतलब 12 पंचवर्षीय योजना बना है। और उसके बाद तो फिर नीति आयोग अब मोदी जी आए तो ये चालू कर दिए थे 2015 से, हालांकि 17 तक की कैसी योजना ये घिंचाया था। फिर देख लीजिए यहाँ अब कि जॉन डब्ल्यू और मिलर मॉडल ये कौन सी पंचवर्षीय योजना पर थे, तो ये 7वां पंचवर्षीय योजना यही दोनों बनाए थे, मिलर, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। फिर HDI यानी मानव विकास के सारे विकास के प्रयासों का सार तत्व किसमें है, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना को मानते हैं कि मानव विकास का जितना सारा विकास का प्रयास का सार तत्व था 8वां में। फिर भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया, तो 3 बार देखे थे कि मतलब वार्षिक योजना चला था ना, बार बीचवा में। महिला अंश योजना
तो ये मतलब कौन पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो महिला अंश योजना 9वां पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, महिला अंश योजना। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत तो 10वां पंचवर्षीय योजना में, सर्व शिक्षा अभियान 10वां, और इधर अभी देखे थे कि महिला अंश योजना 9वां, और 7वां तो डब्ल्यू मिलर पर था। अब 8वां था कि मतलब मानव विकास के सारे विकास प्रयास का सार तत्व था इसमें, इसको माने थे। 11वां पंचवर्षीय योजना तीव्रतर और समावेशी विकास है, और 12वां में था तीव्र सतत एवं समावेशी विकास, याद रखिएगा। 11वां पंचवर्षीय योजना जो है इस शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा इसी में हुआ था 11वां में। 10वां में था आपका सर्व शिक्षा अभियान, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 11वां में। अब 12वां पंचवर्षीय योजना तीव्रतर धारणीय और अधिक समावेशी विकास था इसमें। समावेशी विकास 11वां में भी है लेकिन वो तीव्रतर है, यहाँ भी है तीव्रतर और मतलब अधिक समावेशी, यहाँ अधिक हो गया है। अब यहाँ देख लीजिए, छठा पंचवर्षीय योजना जब चला था तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था, और एक्जिम बैंक के भी स्थापना 1982 में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे मनी और बैंकिंग सिस्टम, तो यहाँ से देख लीजिए, इसमें देखिए सबसे पहले है कि मतलब कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहार जिसमें ऋण भी सम्मिलित हो उसको पूरा करने तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार किया जाता है, उसको मनी कहते हैं, यानी मुद्रा कहते हैं। कागजी मुद्रा, हम लोग जो कागज़ के नोट जे मतलब चलना शुरू हो गया, पेपर मनी, तो ये 1862 से शुरू हुआ है, खैर पहले नहीं था। फिर किस प्रकार की मुद्रा? बाहरी मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है, तो धातु मुद्रा, जैसे हो गया सोना चांदी, ये सब बाहरी मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी है इन सब का। फिर विदेश मुद्रा, जिसमें त्वरित प्रवास करने की प्रवृत्ति हो, वो गर्म मुद्रा कहलाती है, हॉट मनी। विदेशी मुद्रा, अब जैसे डॉलर, तुरंत उसको हर कोई खोज रहा है डॉलर को, कि डॉलर हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तुरंत प्रवास करने की प्रवृत्ति। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी, तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो आपका है ना, वो हो गया स्मार्ट मनी है वो, या प्लास्टिक मनी है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, तो इसका प्रचलन जो है वो सातोशी नाकामोतो ने किया था। एगो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन वाला, ये डिजिटल मुद्रा है समझिए, सातोशी नाकामोतो ने किया था। भारतीय रुपया जो है 1957 तक के 16 आना में विभाजित था। 1957 के बाद से हम लोग जो है दार्शनिक मुद्रा प्रणाली अपनाए हैं, यानी 1957 तक के हम लोग आना बोलते थे, आना सिक्का जो शाहजहाँ वो सब चलावल करता था से। लेकिन दार्शनिक मुद्रा प्रणाली फिर अपना लिए डेसिमल करेंसी सिस्टम, और इसमें 1 रुपया में 100 समान पैसों में बांटा गया, और आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषा का प्रयोग किया गया था। 17 गो भाषा उसमें लिखा रहता है कि 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, ऐसे। फिर देख लीजिए, यानी 1957 तक क्या आना था ना। अब यहाँ देखिए, वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड मनी, यानी प्रमाणिक मुद्रा। विशेष आहरण अधिकार यानी SDR जिसको बोलते हैं, एक कृत्रिम मुद्रा का उदाहरण है SDR, विशेष आहरण अधिकार। फिर किस प्रकार के मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी से, तो जिस मुद्रा का विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग ज़्यादा है उसको हम लोग हार्ड करेंसी कहेंगे, दुर्लभ मुद्रा कहेंगे। अब मतलब बाजार में आपूर्ति है, नहीं हो पा रहा है, मांग ज़्यादा है उसका, तो वो हो गया। मुद्रा मूर्ति का माप देख लीजिए, मुद्रा पूर्ति का मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, तो देखिए M1 में आता है लोगों के पास मुद्रा व सिक्के, और प्लस बैंक के पास जो नगद जमा है वो भी, और रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमा है वो, इसको संकीर्ण मुद्रा कहते हैं M1 को, कि लोग के पास है, बैंक के पास है, आरबीआई के पास है। M2 में है कि M1 में ये इतना सब था सेहू, और ऊपर से डाकघर में जो जमा है वो भी। M3 में है कि M1 में जो था ये सब सबसे सेहू, और बैंक के पास जो सावधि जमा है अथवा समय जमा है वो। M4 में आएगा कि M3 वाला, यानी ये पूरा, और उसके बाद डाकघर में कुल जमा भी, मांग और सावधि सभी। अब देखिए तरलता की दृष्टि से अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तरल मुद्रा आएगा M1, उसके बाद M2, फिर M3, फिर M4, यानी क्रम से है तरलता में। अब यहाँ देखिए कि भारत में मुद्रा गणक यानी मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित करते हैं, तो आरक्षित मुद्रा के रूप में करते हैं। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक पत्र, ये सब ऐच्छिक मुद्रा के विनिमय का उदाहरण है, यानी ऑप्शनल मनी में आता है सब। पोस्टल ऑर्डर, ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, ये ऑप्शनल है, यानी ऐच्छिक मुद्रा है। मुद्रा प्रसार, तो ये अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना, ये हो गया मुद्रा प्रसार। फिर भारत में सिक्का की ढलाई 4 जगह होता है, देखिए मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में भी होता है, यहाँ नहीं दिया है। 1 रुपये का नोट जो होता है उसमें वित्त मंत्रालय जारी करता है, और इस पर वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी का हस्ताक्षर होता है, जबकि अन्य जो इतना नोट रहेगा उसमें आरबीआई का, यानी आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होगा।
2020 तक के वैश्विक डिजिटल करेंसी यानी लिब्रा एक डिजिटल वॉलेट जारी करने की घोषणा फेसबुक किया था कि लिब्रा नाम के या फिर डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करेंगे हम। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा होता है। एक ऐसा संस्थान जो वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है वो बैंक कहलाता है। और बैंकों और इस तरह के संस्थान जो है वो व्यावसायिक गतिविधि बनाता है, इसी को हम लोग बैंकिंग कहते हैं। फिर देखिए, सबसे पहले आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में? तो नीदरलैंड में 1609 में हुआ था आधुनिक बैंकिंग का विकास, मॉडर्न बैंकिंग। फिर आरबीआई की स्थापना 1935 में। केंद्रीय बैंक का स्थापना जो है वो किस आयोग के प्रयास से हुआ था? तो चैम्बरलिन आयोग के प्रयास से हुआ था 1914 में। इंडिया में जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल के बैंक, या फिर हो सकता है कि आरबीआई के बारे में हो, लेकिन ये 1914 है, तो ये तो सेंट्रल केंद्रीय बैंक है जो 1914 में चैम्बरलिन आयोग के प्रयास से बना था। फिर आगे देख लीजिए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसका स्थापना 1921 में हुआ था। यही आगे चल करके फिर 1955 में एसबीआई बना है। भारत में विदेश विनिमय संचय यानी फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन रेगुलेशन का रख रखाव जो है आरबीआई ही करता है। आरबीआई कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? तो 10,000 तक के। ऐसे 10,000 का नोट अभी चलता नहीं है, लेकिन इतना तक के छापने का अधिकार है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर तो ओसबार्न स्मिथ थे, और वर्तमान में अभी इसके देख लीजिएगा, ये तो पुराना हो गया ये भी। अब यहाँ देखिए, केंद्रीय बैंक की माँ किसको कहते हैं? यानी वर्ल्ड के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों का माँ कहा जाता है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को। जितना केंद्रीय बैंक है उसका माँ है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। अच्छा, न्यूनतम आरक्षित पद्धति है कोची? तो इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में एक नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगा। ये 200 करोड़ जो है वो 115 करोड़ का मूल्य सोना होना चाहिए, ये बैंक रख ले रहेगा आरबीआई। अब 85 करोड़ के इंटरनेशनल मनी होना चाहिए, तब वो मतलब यही होता है न्यूनतम आरक्षित पद्धति। फिर देखिए, आरबीआई के लेखा वर्ष तो ये जूजू यानी 1 जुलाई से 30 जून तक के। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचा जाता है? तो आरबीआई के द्वारा बेचा जाता है, आरबीआई बेचता है। सिक्का जारी करना और नियंत्रित करना ये आरबीआई काम है। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में। पहला प्राइवेट बैंक तो इलाहाबाद बैंक। पहला निजी बैंक अगर था तो इलाहाबाद बैंक था, याद रखिएगा। वाणिज्य पत्र यानी कॉमर्शियल पेपर जो है वो किसके लिए साख का स्रोत करता है? तो निगम उद्योग के लिए। निगम उद्योग के लिए ये मतलब साख है वाणिज्यिक पत्र। इंद्रधनुष योजना तो ये बैंक के वित्तीय सुधार से था। फिर ये मालेगाम समिति काहे लाया था? तो ये 2011 में मतलब सूक्ष्म वित्त संस्था मतलब बनाने के लिए आया था, वाईएच मालेगाम। फिर देखिए कि भूमि विकास बैंक जो है वो किसानों को दीर्घ अवधि के लिए मतलब ऋण उपलब्ध कराता है, भूमि विकास बैंक। और आगे देख लीजिए कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान मतलब क्या हो गया? तो कृषि, लघु और छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग के ऋण देने के लिए थे। अच्छा, 2008 में जो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कोई समिति बना था वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए 2008 में, तो इसके अध्यक्ष थे रघुराम राजन। आगे देखिए, वाणिज्यिक बैंक किस सूची में आएगा? तो संघ सूची में आएगा। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना लोगो है यानी अपना सिंबल है। देखिए यही उसका सिंबल है। ई कौन बनाया है? तो उदय कुमार बनाया है, डी उदय कुमार। यहाँ देख लीजिए कि नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना सुधार के लिए था। फिर आरबीआई का ही काम है कि व्यावसायिक बैंकों का साख सृजन करेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक ये ग्रामीण परिवार को सीधे ऋण देता है, क्षेत्रीय ग्रामीण और भूमि विकास बैंक दोनों। उपयोग और निवेश साख से यानी केसीसी जो होता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये उपयोग और निवेश साख से संबंधित है। लघु अवधि ऋण जो है उसकी परिपक्वता 15 महीना तक रहता है। शॉर्ट टर्म जो लोन लेते हैं 15 महीना के अंदर चुकाना है, अवधि यही होता है। आरबीआई के मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के 4 गो मुद्रणालय हैं। देखिए, देवास में छपता है, मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में भी छपता है, मैसूर कर्नाटक में, और सालबोनी पश्चिम बंगाल में भी पैसा छपता है, प्रेस है। केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं। एसबीआई स्थापना 1955 में। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना, ये मतलब एसबीआई शुरू किया था कि सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना। भारत में पहला महिला बैंक की स्थापना तो 2013 में मुंबई में। भारत के किस बैंक ने चीन के सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित किया? तो स्टेट बैंक ने। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित किया था? तो एक्सिस बैंक।
चाइना में मतलब सबसे पहले अपनी शाखा। यहाँ देख लीजिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के 12 गो बैंक है। अब मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में 12 गो बचा है, जरा में SBI, PNB पंजाब नेशनल बैंक, BOI बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक और कैनरा बैंक। बस इतना ही है, 12 गो मात्र है, सबको मर्ज कर दिया गया है, इतने बचल है। अब देखिए विश्व का पहला केंद्रीय बैंक तो ये स्वीरिजेस रिक्स बैंक था। इसकी स्थापना 1668 में स्वीडन में हुआ था। ये पहला केंद्रीय बैंक है पूरा वर्ल्ड का, स्वीरेजिस रिक्स बैंक, 1668 में स्वीडन में। यहाँ देख लीजिए कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक इंडिया में तो ये SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 1969 को और 1980 में 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। 1969 में हुआ था तो 14 गो बैंक हुआ था, 1980 में हुआ है तो जाकर के 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लेकिन वर्तमान में अभी 12 गो बचल है जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। फिर देखिए किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए मतलब किस बैंक ने किसान क्लब स्थापना किया, तो SBI ने किया था किसान क्लब। भारत का पहला इस्लामिक बैंक कहाँ बना, तो ये कोची केरल में बना था। इस्लामिक बैंक की स्थापना किया गया था इंडिया में। लघु उद्योग के क्षेत्र में कौन सा बैंक काम करता है, तो ये SIDBI भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक। पहला बैंक जो क्रेडिट कार्ड मतलब कब जारी किया और किस देश द्वारा निर्गत किया गया, तो ये बैंक ऑफ अमेरिका ये सबसे पहले क्रेडिट कार्ड बनाया था 1959 में, याद रखिएगा। बैंक ऑफ अमेरिका ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड जारी किया है। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। ये क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ अमेरिका कब किया था, 1959 में। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो 75 में बना है 2 अक्टूबर को, तो इसमें केंद्र सरकार के 50% हिस्सा है, पूंजी उसमें केंद्र सरकार के रहता है, 15% राज्य सरकार के रहता है, और प्रायोजित बैंक जे बैंक इसमें रहेगा उसका 35% रहता है। फिर देखिए भारत में सिक्किम और गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम में भी और गोवा में भी। सिक्किम में जनसंख्या कम है और गोवा में क्षेत्रफल कम है, वो दोनों राज्य समझिए। भारत में व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलता फिरता ATM यानी मोबाइल ATM की शुरुआत कौन किया है, तो मोबाइल ATM ICICI बैंक बनाया था। फिर लघु और मध्यम उद्योग के ऋण उपलब्ध कराने हेतु कौन समिति गठन हुआ था, तो नायक समिति, कि ताकि लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण दिया जाए, कर्जा दिया जाए, नायक समिति 1993। नाबार्ड जो है भारत में किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है, तो SC मतलब अनुसूचित व्यापारिक बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, राज्य भूमि विकास बैंक को। इन तीनों को नाबार्ड मतलब रेफरेंस करता है, रिफाइनेंस करता है। भूमि विकास बैंक को भी, क्षेत्रीय ग्रामीण को भी, अनुसूचित व्यापारिक बैंक को भी। नाबार्ड का मुख्यालय है कहाँ, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। फिर बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग, तो बेसल मानक का प्रयोग करते हैं, बेसल नॉर्म्स का प्रयोग होता है बैंक के जो पूंजी पर्याप्तता है उसके मापने के लिए। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक, तो बेसल। 1995 से 96 में स्थापित हुआ था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, जिसको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहते हैं। इसका लेखा जोखा कौन रखता है, तो यही नाबार्डे रखता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब यहाँ देखिए स्वाभिमान कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण निर्धनों के घर तक बैंकों को पहुँचाना। स्वाभिमान कार्यक्रम इसीलिए चला था कि घर घर तो मतलब सबके ग्रामीण निर्धन गरीब के घर में भी बैंक पहुँच जाए, बैंक मतलब वहाँ तक भी कांटेक्ट हो जाए। फिर नरसिम्हन समिति जो था इसके अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्ति के 9% पूंजी न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया था। सहकारी साख समिति, ये ढांचा एकर कैसा है सहकारी का, सहकारी 3 तरह के है, त्रिस्तरीय है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अब यहाँ देखिए कि मतलब गैर निष्पादित परिसंपत्ति से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से 1993 में एगो बना था ऋण वसूली प्राधिकरण, कि ऋण वसूले वाला, ये 1993 में बना था। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद अगर जानबूझ करके कर्ज नहीं लौटाने वाला ऋणी को इरादतन चूककर्ता यानी विलफुल डिफॉल्टर माना जाता है, यानी कि वो चुका सकता है लेकिन फिर भी नहीं चुका रहा है, इरादतन चूककर्ता हो गया। फिर केरल पहला राज्य है जो तमिलनाडु का मंगलम देश, केरल पहला राज्य है जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश जो है देश का पहला गांव है जो वहाँ प्रत्येक परिवार के कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया। अगर आपसे राज्य पूछेगा तो केरल बताना है, लेकिन गांव पूछेगा तो तमिलनाडु के मंगलम, जहाँ हर परिवार में एगो के बैंक अकाउंट है।
आगे देखते हैं कि आरबीआई के परिसंपत्ति के बदले में मुद्रा मतलब मुद्रा निर्गमन करता है कौन? तो ये स्वर्ण हो गया, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में। फिर यहाँ देखिए कि 1920 में पहला भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुआ था? तो पंजाब में। यानी भूमि विकास बैंक सबसे पहला बना था 1920 में, ये बात याद रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो 75 में है, 1975 में, लेकिन ये हो गया 1920 में पहला भूमि विकास बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखिए यहाँ था, और भूमि विकास बैंक 1920 में पंजाब में। अब देखते हैं और तो बैंक के जो जमा राशि है उसको बढ़ाने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ता है, जमा राशि बैंक वाला अगर बढ़ाएंगे तो। एसबीआई की स्थापना जो हुआ है गोरेवाला समिति 1952 के संस्तुति पर हुआ है, जो 55 में बन गया था। केंद्रीय बैंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, तो देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना, ये केंद्रीय बैंक का मेन काम है। असंगठित क्षेत्र का जो आश्रितता है उसको कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कार्यक्रम चलाया था स्वयं सहायता समूह। ये मतलब कि ताकि ऐसे मतलब आसानी से लोगों को ऋण मिल जाए। स्वयं सहायता समूह का नाम सुना होगा आपने, कि मतलब गांव में चलता है। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन यानी सेवा, और केरल में कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण और उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किया गया है। भी गुजरात में जैसे सेवा चलता है, और कुदुम्बश्री चलता है कहाँ? केरल में। और सेवा गुजरात में और कुदुम्बश्री केरल में, और बिहार में जीविका कह सकते हैं। फिर यहाँ देखिए कि ये जो शिवरामन समिति था, इसी के अनुशंसा पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। अब हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति। स्फीति और मौद्रिक नीति, तो इसमें देखिए है कि वह स्थिति जिसमें जब निश्चित समय अवधि में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। डिफिनेशन नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ मुद्रास्फीति में क्या क्या होता है। जैसे वस्तु का मांग बढ़ जाएगा, वस्तु की आपूर्ति घट जाएगा, और वस्तु का कीमत भी बढ़ जाता है, याद रखिएगा। यानी मांग और कीमत बढ़ जाता है, आपूर्ति घट जाता है मुद्रास्फीति में। अब चलिए आगे चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप जो है वो किस आधार पर की जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर किया जाता है। आगे देख लीजिए कि यहाँ जो ये है औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है कौन जारी करता है? तो ये श्रम ब्यूरो जारी करता है। फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? तो 2011 से 12 है। फिर आगे मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होता है और मुद्रा के मूल्य में कमी आता है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि मुद्रास्फीति हो जाएगा तो वस्तु के मूल्य बढ़ेगा लेकिन मुद्रा का मूल्य कमी होता है। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। 2014 मतलब अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था, मतलब आरबीआई करता था, और ये मानक था भारतीय मौद्रिक नीति का। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर इसे बदल करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कर दिया। यानी थोक मूल्य सूचकांक पहले था मौद्रिक नीति का मतलब मानक, लेकिन अब हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी अब थोक नहीं, अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो गया। आगे देखिए, वाणिज्यिक बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? तो सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से देता है। कॉमर्शियल बैंक सरकार को उधार देता है SLR के माध्यम से। फिर आगे देखिए, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंश कौन सा होता है? तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। वो व्यापारिक बैंक का जो देनदारी होता है उसमें। यहाँ देखिए प्राथमिक वस्तु और ये भारांश, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए ये है कि वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ दोनों हो जाता है, तो इसी को हम लोग स्क्वीफ्लेशन बोलते हैं। यानी मुद्रास्फीति भी हुआ था और मुद्रा संकुचन साथ में तब, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों हुआ है तब, इसको बोलेंगे स्क्वीफ्लेशन। मुद्रास्फीति और मंदी अगर साथ में हुआ है तो इसको स्टैग बोलते हैं। यहाँ स्क्यू था, यहाँ स्टैगफ्लेशन यानी गतिहीन स्फीति बोलते हैं इसको। मंदी भी साथ साथ में है और वहाँ मुद्रा संकुचन था। यहाँ देखिए कि ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण को किस रीति के द्वारा मतलब प्रयोग लाना संभव है? तो गुणात्मक साख नियंत्रण यानी क्वांटिटिव क्रेडिट कंट्रोल द्वारा संभव है। फिर आगे देखिए कि अपस्फीति यानी डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट होता है डिफ्लेशन से। भारत सरकार जो है वो 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया है, जिसमें +2 माइनस का अर्थात 6% अधिकतम होगा और न्यूनतम 2% उतार चढ़ाव हो भी सकता है, ये रखा गया था। फिर देखिए
स्थायी मुद्रास्फीति की गणना में कौन शामिल नहीं होगा? तो खाद्य पदार्थ, ईंधन, घटक, ये सब शामिल नहीं होगा कोर इन्फ्लेशन में। फिर मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने अंतराल पर किया जाता है? तो 2 महीना के अंतराल पर किया जाता है। CRR, जिसको नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, और ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुला बाजार कार्रवाई, ये दोनों मौद्रिक नीति के साधन हैं। CRR और ओपन मार्केट ऑपरेशन दोनों मौद्रिक नीति के। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI करता है। रेपो दर का नियमन कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो CRR कहलाता है, नगद आरक्षित अनुपात। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात की वृद्धि की घोषणा करता है तो वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होता है, यानी कमी होगी। RBI अगर CRR की वृद्धि की घोषणा किया है तो इसका मतलब है कि वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने की मुद्रा की कमी होगा। फिर यहाँ देख लीजिए, हेलीकॉप्टर मुद्रा मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब प्रतिपादन किया था अमेरिका के एक अर्थशास्त्री था मिल्टन फ्रीडमैन, उसने ने किया था। हेलीकॉप्टर मुद्रा की मतलब अवधारणा दिया था फ्रीडमैन ने। ये आपको NCERT में ही ऐसा मतलब 1-2 फैक्ट्स जो है मिलेगा। फिर देखिए, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है? तो राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सार्वजनिक लेखा निधि में जमा होता है। फिर भारत में मुद्रास्फीति की मापन की सबसे लोकप्रिय मापक क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। अब यही हम लोग अपना लिए हैं, पहले थोक मूल्य होता था, अब उपभोक्ता मूल्य। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है, जिसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। आगे देख लीजिए, ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया, RBI। फिर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, वो किसान और ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देता है उसको आधार दर कहते हैं। किसान और ग्राहक को जो वाणिज्यिक बैंक देता है ना, SC वाणिज्यिक बैंक, वह वाला बेस रेट हो गया वो। फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर? तो वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर किया जाता है। भारत में कर्मचारी महंगाई भत्ता का निर्धारण किस आधार पर? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर होता है। फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। फिर देखिए, कौन समिति की अनुशंसा से थोक मूल्य सूचकांक जो है उसका आधार वर्ष 2004-05 से बढ़ा करके 11-12 किया गया? तो इस सौमित्र चौधरी समिति बना था, इसके तहत मतलब आधार वर्ष बढ़ाया गया, 2011-12 हो गया, सौमित्र चौधरी। फिर वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभिजीत सिंह थे। इसको संशोधित करना था थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को, तो इसके लिए अभिजीत सेन बने थे अध्यक्ष। फिर देखिए, विदेशी वाणिज्यिक उधारी यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग, ECB को कौन विनियमित करता है? तो ये भी RBI करता है, विदेशी वाणिज्यिक उधारी को। RBI जो है वो बैंक दर, मतलब RBI अगर बैंक दर को कम करने का परिणाम क्या है? कि बाजार की तरलता बढ़ जाती है। RBI ने आधार दर जो है वो आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त करके 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर यानी MCLR को लागू किया था। RBI के पास विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग CRR कहलाता है, नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। यहाँ देख लीजिए कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है वो रिवर्स रेपो दर हो गया। मतलब बैंक दे रहा है रिजर्व बैंक को उधार, बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है तो रिवर्स रेपो दर। RBI जिस दर पर देता है बैंक को तो वो रेपो दर कहलाता है। फिर देखिए, बैंक को अपने रोकड़ शेष कुल परिसंपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसी को हम लोग SLR बोलते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात, ये बैंकों को रखना पड़ता है। फिर वित्त क्षेत्रक सुधार नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR और नगद आरक्षित अनुपात को कम करने का यानी CRR, दोनों को कम करने के लिए बोला था। फिर RBI CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ा? तो मौद्रिक तरलता में कमी आती है। अगर RBI CRR में वृद्धि करता है तो मौद्रिक तरलता में कमी आती है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये RBI के गवर्नर होता है। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधि होगा और अन्य 3 सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। मौद्रिक नीति बनाता है तो और में 6 गो होता है टोटल सदस्य, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। फिर देखिए, वे ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उसको फ्लोटिंग ऋण दर बोलते हैं, यानी फ्लोटिंग उसको परिवर्तनशील है वो उसका ब्याज दर। मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन के प्रभाव क्या पड़ता है इससे देखिए, तो जैसे उत्पादक को मुद्रास्फीति से लाभ होता है और मुद्रा संकुचन से हानि होता है। ऋणी को देखिए, तो ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है और मुद्रा संकुचन से हानि होता है। इसी तरह से ऋणदाता देख लीजिए, निर्यात देख लीजिए, या पॉज करके देख लीजिएगा किस तरीके। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों का परिभाषा समझ लिए तो समझ जाइएगा। फिर यहाँ देखिए कि CRR और SLR को सम्मिलित रूप से हम लोग रिजर्व रेशियो अथवा RBI का नीतिगत अनुपात कहा जाता है। भारतीय वित्तीय बाजार, अब देखिए इंडियन फाइनेंशियल मार्केट,
ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता और विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं वित्तीय बाजार कहलाती है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार, विदेशी विनिमय बाजार ये सब आता है। यानी ऐसा कोई संस्थागत संस्था जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों नियमित रूप से वित्त का विनिमय करता है, वो हो गया मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार, विदेशी विनिमय बाजार, ये सब आता है। मुद्रा बाजार के लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि कितना है, तो अल्पकालिक है। यानी मुद्रा बाजार के लिए जो ऋण होता है वो अल्पकालिक के लिए देता है, 1 साल से कम अवधि का। विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, तो लंदन मनी मार्केट बोल सकते हैं। फिर औद्योगिक प्रतिभूति के अंतर्गत शेयर और डिबेंचर आता है, यानी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत ये सब आता है, शेयर और डिबेंचर। सबसे पहले विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू कौन किया था, तो NSE किया था 2008 में। विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था। फिर पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितना अवधि के लिए होता है, तो पूंजी बाजार से दीर्घकालिक मिलता है ऋण, 1 साल से अधिक के लिए आपको मिलता है पूंजी बाजार से। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता 365 दिन से अधिक होता है उसको बॉन्ड कहते हैं। 1 साल से ज़्यादा हो ऐसा कोई सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी तो सऊदी अरामको है। यानी IPO के माध्यम से वर्ल्ड में सबसे सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी है सऊदी अरामको। फिर बुलिश और बियरिश शब्द की अवधारणा इस शेयर बाजार से संबंधित है। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है वो विश्व में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जो 1602 में स्थापना हुआ था। ये एम्स्टर्डम है कहाँ, तो हॉलैंड यानी नीदरलैंड में है। 1602 में पहला स्टॉक एक्सचेंज है ये एम्स्टर्डम वाला, 1602। सुपर बाजार का तात्पर्य क्या हो गया, खुदरा विक्रय संगठन। सुपर मार्केट मतलब खुदरा विक्रय संगठन। मानव पूंजी का बढ़ता हुआ विनियोग मतलब किसकी ओर अग्रसारित करता है, तो कुशलता में विकास। फिर गिल्ट एज्ड बाजार एगो है, तो ये सरकारी प्रतिभूति के बाजार से संबंधित है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है, तो विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। इंडिया का मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। यहाँ देखिए बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किसने किया था, मार्केट इकोनॉमी का, तो एडम स्मिथ, रिकार्डो जे गालब्रेथ ने किया था। फिर बाजार एक आर्थिक प्रकृति है, यह किस ओर रुझान उत्पन्न करता है, तो उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म की ओर करता है। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है, जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। हाँ, मांग से अगर पूर्ति ज़्यादा हो गया तो समझिए क्रेता हो गया, बायर खरीदने वाला बाजार। फिर देखिए जब किसी अर्थव्यवस्था में बाजार की दर को अगर घटाया जाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था में निवेश खर्च को बढ़ाएगा। कंपनी में डिबेंचर धारक किसे कहते हैं, तो लेनदारों को कहते हैं। कंपनी के डिबेंचर धारक लेनदारों को कहते हैं, डिबेंचर हैं वो लेनदार। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के GV रामकृष्णन थे, GV रामकृष्णन। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं स्टैग कहलाते हैं। द्वितीयक बाजार में नहीं लगा करके प्राथमिक बाजार में लगाते हैं वो। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन का मतलब क्या हो गया कि RBI जो है सरकारी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय कर रहा है। आगे देखिए मुद्रा बाजार का नियमन एवं नियंत्रण किसके द्वारा, तो RBI के द्वारा होता है। 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए किया गया था, तो पूंजी विनिवेश के लिए किया गया था। S&P जो 500 है ये किससे संबंधित है, तो बड़ी कंपनी के स्टॉक सूचक से संबंधित है। फिर भारत के मतलब राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। सेबी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक SBI, LIC, GIC, IDBI ये सब हैं। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं ये सब। SBI भारतीय स्टेट बैंक कहिए, फिर LIC, GIC और IDBI बैंक ये सब। फिर देखिए BSE जो ग्रीनेक्स है इसमें कितनी कंपनियां शामिल हैं, तो 25 कंपनी शामिल है BSE ग्रीनेक्स में। यहाँ देख लीजिए कि KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था, वेणुगोपाल समिति का गठन। फिर यहाँ आगे देखते हैं कि शेयर बाजार में चलने वाले वृहद कारोबार को कौन सी संस्था मतलब नियंत्रित करती है, तो शेयर बाजार का जो भी मतलब संस्था रेगुलेट करता है वो सेबी है। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। फिर आगे देखिए भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है, तो सबसे ज़्यादा NSE से होता है। इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे है, तो शेयर बाजार से है। एक्चुअरीज यानी किससे संबंधित है, तो बीमा से संबंधित है।
विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर से लाभ हो, ऊंची दर का लाभ हो, इसको कहते हैं विश्वसनीय। ये रिलायबल सिक्योरिटी हो गया। ये दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधि के लिए मतलब आया था, अर्थात 91 दिन के लिए आता है ट्रेजरी बिल, 182 दिन और 364 दिन। 91 का दुगना यानी 182 दिन और 182 का दुगना 364 दिन, यानी 91 दिन याद रखेगा तो गुना 2 और गुना 4 कर सकते हैं। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? तो ये डॉलर और दुर्लभ मुद्रा की अनुपलब्धता से है। अनुपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या है, मतलब डॉलर नहीं मिलेगा या दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी नहीं मिलेगा। फिर भारत सरकार की बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा की स्थापना कब हुआ है? तो 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना अप्रैल 2000 में किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ? तो 1998 से 99 में हुआ है। आर एन मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से है? तो बीमा क्षेत्र से है। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट संस्था कौन है? तो क्रिजिल है। साख निर्धारण, साख बनाने के संबंध में सबसे पुराना क्रेडिट रेटिंग संस्था क्रिजिल, 1987 में क्रिजिल की स्थापना, CRISIL होता है क्रिजिल। देखिए यहाँ, क्रिजिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन यही करता है। आगे देखिए, भारत की कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है? तो सेबी मतलब सहयोग निधियों का नियमन करती है। सेबी एक्ट आया था कब? 1992 में आया था। यहाँ देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और इसका स्थापना, ये मुख्यालय, जैसे S&P एगो था, तो ये S&P है, न्यूयॉर्क अमेरिका में मुख्यालय है। S&P की स्थापना 1860 1941 में। फिर देखिए, मूडीज ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसका स्थापना 1909 में, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मूडीज भी अमेरिका का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, S&P भी वहीं का है। और फिच एक होता है, फिच ग्रुप ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसका स्थापना 1914 में, ये न्यूयॉर्क और लंदन में मुख्यालय है इसका। एकमात्र बताइए विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध मतलब है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। ये मतलब ये विदेशी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक बता दीजिए, क्या कहलाएगा? सेंसेक्स, यानी सेंसेक्स जो है ये BSE का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। लंदन मनी मार्केट द्वारा लाइबोर को कब समाप्त करने की घोषणा किया गया है? 2021 में। ये लाइबोर उसी का है सूचकांक, तो ये 2021 में समाप्त करने के लिए कहा है। लाइबोर मतलब हो गया लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। L से लंदन, I से इंटर, B से बैंक, O से ऑफर, R से रेट। फिर देखिए, ISO 9001 2000, ये दोनों मतलब प्रमाण पत्र जो है ये प्राप्त करने वाला भारत का पहला, विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज BSE, यानी वर्ल्ड में दूसरा ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जिसको ये वाला प्रमाणन मिला था। और इंडिया में तो पहला है BSE, जिसको ISO 9001 मतलब 2000 का सर्टिफिकेट मिला है। सरकार ने मतलब बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है? तो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इरडा का। ये पढ़ चुके हैं, 2000 में स्थापना, अप्रैल 2000 में। इरडा का गठन किस समिति किया था? तो ये मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 2000 में, अप्रैल 2000, मल्होत्रा समिति। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार किसे नियामक शक्तियाँ सौंपा है? तो सेबी को सौंप दिया है कि मतलब घोटाला उटोला नहीं हो पूंजी बाजार इस समय। निक्की किससे संबंधित है? तो टोक्यो जापान एक्सचेंज का, ये मतलब जापान स्टॉक एक्सचेंज का अंश मूल्य सूचकांक से है। विश्व के कुछ सूचकांक देख लीजिए और उसका देश, जैसे अमेरिका में है नास्डाक सूचकांक, ब्राज़ील में बोवेस्पा, ऑस्ट्रेलिया में ऑल ऑर्डिनरीज, दक्षिण कोरिया में कोस्पी, चाइना में संघाई कंपोजिट, सिंगापुर में स्ट्रेट टाइम्स, फ्रांस में CAC संवेदी सूचकांक का नाम है, जर्मनी का डैक्स, इटली का मिवटेल, जापान का निक्की, हांगकांग का हांगसेंग और ब्रिटेन का FTSE। इसमें दो ठो याद रखिएगा, ये दोनों मतलब नाम से भी नहीं धराएगा, जैसे ऑल ऑर्डिनरीज यानी ऑस्ट्रेलिया का है, फ्रांस का CAC, उसके बाद देख लीजिए ब्रिटेन का FTSE याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेट टाइम्स याद रखिएगा सिंगापुर का है। आगे चलिए, यहाँ देख लीजिए कि पूंजी बाजार और उद्योग जगत में प्रतिष्ठित बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। अगर बड़ा कंपनी है तब समझिए उसको ब्लू चिप कंपनी कहेंगे। ब्लू चिप कंपनी यानी बहुत अच्छा कंपनी, बड़ा कंपनी। अब यहाँ देख लीजिए टैक्स स्ट्रक्चर में भारतीय नागरिकों को अलग अलग प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है, मतलब अच्छा सुविधा दे रहा है आपको, तो इसीलिए सरकार आपसे शुल्क लेता है, टैक्स लेता है, उसी को मतलब टैक्स कहते हैं। भारत में आयकर सबसे पहले कब? तो 24 जुलाई को, जुलाई में ही आयकर शुरू हुआ है, इनकम टैक्स 24 तारीख को 1860 में शुरू हुआ है। इंडिया में 1860 से ही आ रहा है
इनकम टैक्स। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को इनकम टैक्स दिवस भी मनाते हैं। 24 जुलाई को सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत तो वस्तु जीएसटी 23%, निगम कर 19% और आय कर 16% लगाता है। ये मतलब 3 को इसका बड़ा बड़ा स्रोत है। इनकम टैक्स आपसे ले रहा है 16, निगम कर आ रहा है 19%, निगम कर से इनकम हो रहा है सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी से 23%। सरकारी खर्च को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय तो ये वित्त मंत्रालय। कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था तो बिहार में 1938 में। खेती पर टैक्स सबसे पहले बिहार में लगा है कृषि आयकर। शराब पर उत्पाद कर तो ये राज्य सरकार द्वारा लगाता है, एक्साइज ड्यूटी इसको बोलते हैं, यानी उत्पाद कर को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, जो शराब पर लगता है मतलब राज्य सरकार द्वारा। संशोधित मूल्यवर्धित कर रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स ये उत्पाद कर से संबंधित है। फिर आगे देखिए, किसी कर के लगाए जाने के बाद इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है उसी को कराघात कहते हैं। जो टैक्स लगा ना उसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर हुआ वही इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहलाता है। भारत में सबसे पहले मूल्यवर्धित कर लागू करने वाला राज्य तो हरियाणा में सबसे पहले और उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में। हरियाणा में 2005 में लागू हुआ था वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्यवर्धित कर। आगे देखिए कि भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी MAT का समावेश कब किया गया 1996-97 में। हरियाणा में वैट कब लागू हुआ 2005 में। ये मैट है अभी, न्यूनतम वैकल्पिक कर है ये। मैट 1996-97 में शुरू किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर। अब यहाँ देखिए कि सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर जो 30% था उससे घटा करके 22% कर दिया। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक दर से भी छूट दे दिया। ये किया था सरकार 2019 में। तभी तो सब उद्योगपति लगता है मोदी के मतलब सपोर्ट करता है। आगे देखिए, फिर 14वां वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2015 से 20 तक के दौरान कितने प्रतिशत की सामान्य GDP वृद्धि दर अनुमान लगाया है तो 13.5%। यहाँ देखते हैं वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है तो अर्ध न्यायिक संस्था है। संविधान में इसका भी उल्लेख है 280 अनुच्छेद में है। फिर कृषि जोत कर ये इनके राज्य समिति कृषि जोत सर से है। KN राज 1972 में आया था कृषि जोत कर। पेमेंट ऑफ ग्रेचुएटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेचुएटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपया है जो भुगतान करते हैं इसे। इनकम टैक्स की शुरुआत जेम्स विल्सन ने किया था। 10 लाख रुपया के अंतर्गत मतलब ग्रेजुएटी टैक्स का सीमा है। इनकम टैक्स की शुरुआत कौन किया था आयकर जेम्स विल्सन ने 1860 में हुआ था ना 24 जुलाई को। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं की मूल्य वृद्धि नहीं करता है आयकर कहलाता है। मतलब आयकर जो है वो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है, वो हो गया इनकम टैक्स। फिर यहाँ देखिए निगम कर तो ये घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है, चाहे घरेलू कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो। फिर देखिए 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली जो कंपनी है उनके लिए निगम कर के आधार दर 25% से घटा करके 15% कर दिया है। यानी जो भी कंपनी उन्हें 2019 के मतलब बाद स्थापित होने वाला है उसका वह मतलब 15% पे बनाइए अपना कंपनी। यहाँ देखिए आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से तो इसी को कस्टम ड्यूटी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी हो गया उत्पाद कर जो शराब पर लग रहा था, राज्य सरकार लगा रहा था, लेकिन यहाँ कस्टम ड्यूटी होता है सीमा कर। कस्टम माने सीमा, आयात और निर्यात सीमा। जैसे कोई दूसरा देश से लेन देन कर रहे हैं, चाहे कोई दूसरा राज्य से ये राज्य ऐसे कर रहा है तो वो हो गया सीमा कर, कस्टम ड्यूटी। आयकर अधिनियम धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा कौन दिया था तो ये केलकर समिति दिया था कि मतलब टैक्स जो छूट तो आप लोग दे देते हैं उसको ख़त्म कीजिए, केलकर समिति बोला था। फिर यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख कौन है तो उपकर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या आता है तो उपकर जो लगाता है ना वो रोड पर लगता है, इसको सेस बोलते हैं। यहाँ देखिए कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। मतलब कोई विशेष उद्देश्य को पूरा करना है तो इसके लिए हम लोग जो कर लगा देते हैं उसी को उपकर कहते हैं। जैसे यहाँ लगाया था ना सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर में आता है, अप्रत्यक्ष श्रेणी में आता है, मतलब अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स इसको बोलते हैं। नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो NK सिंह को नियुक्त किया गया था। व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर तो ये सिन टैक्स कहलाता है। यानी जो भी समाज के लिए हानिकारक वस्तु है उस पर अगर हम टैक्स लगाते हैं तो वो सिन टैक्स कहलाता है, याद रखिएगा। ये को नया समझिए हो लिया। सिन टैक्स किस पे लगेगा जो हानिकारक, जैसे सिगरेट, गुटखा, इस सब पर लगेगा। यहाँ देखिए स्टाम्प शुल्क तो इसका आरोपण जो है केंद्र सरकार करता है स्टाम्प शुल्क, और संग्रह जो है इसका राज्य सरकार करेगा, लेकिन लेगा पैसा
केंद्र सरकार। अब यहाँ देखिए, जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर के दर में वृद्धि होता है, आय में वृद्धि हुआ तो टैक्स में वृद्धि हुआ, इसीलिए इसको प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। पहली बार सेवा कर कब लगाया गया था? इनकम टैक्स तो 1860 में, और सेवा कर 1994 से 95 में। फिर देखिए, भारत में मतलब 2020-21 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान कितना था? उत्पाद शुल्क का योगदान था 7%। केंद्र के कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर, इसको अधिभार बोलते हैं। यानी टैक्स के ऊपर भी जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं उसको अधिभार बोलते हैं, सरचेज। 14वां वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संस्थानों में राज्यों का हिस्सा कितना था? 42% था। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन सा कार्य कर सकता है? तो कर दर में कटौती कर सकता है जब मंदी हो गया है तब, और सरकारी खर्चा को बढ़ा सकता है। मूल्यवर्धित कर, तो इसको लागू करने वाला अंतिम राज्य तो उत्तर प्रदेश था। एगो इम्पोर्टेंट था अभी ऊपर में, ये वाला याद रखिएगा कि टैक्स में कटौती करेगा वो तो सब कोई समझता है, लेकिन सरकारी खर्चा को बढ़ाएगा मंदी में। फिर देखिए, जीएसटी मॉडल जो है, इसके उपभोग वैट मॉडल किस पर आधारित है? कनाडा जी, मतलब जीएसटी वाला जो मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी कब से लागू हुआ? सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। संविधान के कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया है? तो 279 के ए। जीएसटी कब से लागू है? 1 जुलाई 2017 से। फिर केंद्र सरकार का कर का जो आगम साधन में सबसे बड़ा स्रोत 2021 में है, तो जीएसटी से ही से अब सबसे ज़्यादा मिलता है। पढ़े थे ना ऊपर में 23%, उसके बाद निगम कर से 19%, तब आय कर से 16%। अब यहाँ देखिए, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्य वित्त मंत्री के प्रतिनिधि कह सकते हैं, जिन्हें नामित या शामिल करे, इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं अध्यक्ष, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री। अभी जो हम लोग का भारत का वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण, वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष है। इनके सदस्य में आता है ये सब, केंद्रीय राज्य मंत्री, फिर राज्य के वित्त मंत्री। अच्छा, काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। काला धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया, काला धन को जो सफ़ेद कर देता है ना, तो समझिए मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग को रोक लगाने के लिए के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया था? एंजल टैक्स। एंजल टैक्स आया था मनी कर को, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाए जाने के उद्देश्य से आया था। फिर कौन सा निगम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो गार। निगम कर अगर आप चोरी कीजिएगा ना, कॉरपोरेशन टैक्स, जो कंपनी जो चोरी करता है, तो उसको जनरल एंटी एवोडेंस रूल बोलते हैं, उसको जनरल एंटी एवोडेंस रूल, यानी गार उसको पहचान करता है कि निगम कर चोरी कर रहा है। लाफर एगो वर्क होता है, कर वक्र, तो ये क्या प्रदर्शित करता है? तो टैक्स की राजस्व प्राप्ति और कर की दर के बीच के संबंध को बताता है, कि टैक्स के बीच का संबंध और मतलब उस टैक्स से जो राजस्व की प्राप्ति हो रहा है वो लाफर वक्र से आता है। यहाँ देखिए कि प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रगतिशील कर होता है, मतलब इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स बोलिए, डायरेक्ट टैक्स की प्रवृत्ति प्रगतिशील कर की होती है। अप्रत्यक्ष कर जो है इसकी प्रवृत्ति तो प्रतिगामी होती है, प्रतिगामी प्रवृत्ति के इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन प्रगतिशील कर के प्रवृत्ति जो है गति से प्रगतिशील कर के कैसा किसका होगा? तो प्रत्यक्ष कर का होगा। फिर यहाँ देखिए, भारत में मूल्यवर्धित कर जो है वो किसकी अनुशंसा पर? तो असीम दास गुप्ता की अनुशंसा पर किया गया था। मूल्यवर्धित वैट बोलते हैं ना, वो वाला असीम दास गुप्ता था उसका मतलब अध्यक्ष, उसी के अनुशंसा पर। विवाद से विश्वास योजना, ये किससे है? तो विवादित कर राशि भुगतान से है, यानी जो भी ऐसा विवादित टैक्स है जिसमें उसको भुगतान करने से, तो ये विवाद से विश्वास योजना चलाया गया था। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति, एक अध्यक्ष थे JR चलैया, RJ चलैया समिति पढ़े होंगे ना, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों के सुधार के लिए। फिर देखिए, CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, 1963 में स्थापना हुआ है CBDT की स्थापना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत कौन दिया था? तो रैमसे ने दिया था। ऑप्टिमल टैक्सेशन इसको बोलते हैं, इष्टतम करारोपण का सिद्धांत रैमसे ने दिया था। अनुत्पादक कर किससे संबंधित है? तो अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है। अनुत्पादक यानी उत्पादक जो है ये अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स आता है। वैट सिद्धांत के प्रतिपादन वैट के सीमेंस दिया था 1918 में, वैट इसको बोलते हैं, तो ये 1918 में दिया था। वैट यानी मूल्यवर्धित कर जो हुआ से सीमेंस दिया था। यहाँ देखिए, आय की वृद्धि के साथ कर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? तो प्रगतिशील, यानी इनकम वृद्धि हुआ तो इनकम वृद्धि तो टैक्स में भी वृद्धि। समसामयिक कर कौन सा श्रेणी में आएगा? उपकर और अधिभार में आते हैं, यानी सरचार्ज में आते हैं समसामयिक कर। फिर भारत में संपदा कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सब लगाने का सुझाव कौन दिया था? केल्डार, कि संपदा कर लगाइए, संपत्ति कर पर कर लगाइए, उपहार कर लगाइए। केल्डार, प्रोफेसर केल्डार ने सुझाव दिया था। केलकर समिति किससे है? तो प्रत्यक्ष और परोक्ष
करारोपण में सुधार करने के लिए आया था। केलकर समिति प्रत्यक्ष में और परोक्ष करारोपण में सुधार के लिए। मॉडवैट और सीनवैट ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ? तो राज्य स्तर पर जो वैट लागू हुआ ये बिक्री कर के स्थान पर ये चीज़ लागू किया गया, यानी बिक्री कर को हटा दिया, उसके स्थान पर राज्य स्तर पर वैट ला दिया। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिक्ट टैक्स ये कब शुरू किया गया? तो 2005 से 6 में किया गया था। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिक्ट टैक्स। यहाँ देखिए, करदाताओं की पहचान के लिए पैन के स्थान पर टीन शुरुआत करने का सुझाव किसने दिया था? तो प्रोफेसर राजा जे चलैया समिति। लेकिन ये लगता है नहीं लागू हुआ, पैन ही अभी चल रहा है। यानी टैक्स दाता की जो पहचान होता है ना, वो पैन कार्ड यानी अस्थाई खाता संख्या के स्थान पर बोला था कि टीन लागू कीजिए, यानी करदाता पहचान संख्या लागू कीजिए, जे चलैया बोले थे। और यहाँ देख लीजिए कि बाजार की सकारात्मक गतिविधि से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित कर जो होगा वो पाइगोवियन टैक्स कहलाएगा। यानी बाजार की सकारात्मक पॉजिटिव गतिविधि के कारण जो उत्पन्न होगा नकारात्मक प्रभाव, उसको उस पर जो आरोपित कर लगेगा उसको पाइगोवियन कर करेंगे। इसी के साथ ये मतलब 1 घंटा से ऊपर हो गया वीडियो का, तो अगला वीडियो आपका हो जाएगा पार्ट 2 में, और उसमें फिर हम ख़त्म कर देंगे। अगला वीडियो आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। बजट ये सब पूरा भी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का टॉपिक सब रह गया है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है जो आपको किसी अन्य बुक में नहीं मिलेगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा कि ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ग्रुप होगा तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।